हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने राठौड़ वंश को स्टार्ट किया था। उसमें हमने राव जोधा के बारे में पढ़ा। इन्होंने इतने निर्माण करवाए और उनके जो बीच में संधि हुई थी कुंभा और जोधा के बीच में, और सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे राव सातल देव राठौड़ के बारे में। इनके समकालीन अजमेर का शासक था हकीम मल्लू खां और उसका सेनापति है घुड़ले खां। इसको हमें ज़रूर याद रखना है। क्योंकि घुड़ले खां से ही ये सारी स्टोरी आगे की जुड़ी हुई है। ये जो घुड़ले खां है, ये सेनापति था इनका हकीम का। और ये जो घुड़ले खां है, ये अपनी सेना लेकर मारवाड़ में आ जाता है। और मारवाड़ में ये कहाँ पे आता है? पीपाड़ गांव जोधपुर में आता है। यहाँ क्या होता है जब ये आता है, तो यहाँ पूजा कर रही कन्याएं पूजा कर रही होती हैं। कन्याओं का अपहरण किया जाता है। और कन्याएं भी कितनी थी? 141 कन्याएं। इनका अपहरण कर लेता है। कौन करता है? घुड़ले खां। घुड़ले खां के द्वारा। अब ये इन कन्याओं का अपहरण कर लेता है, जो कन्याएं पूजा कर रही होती हैं। अब इस बात का पता सातल देव राठौड़ को लग जाता है कि यहाँ पे घुड़ले खां ने क्या किया है। सातल देव को जब इस घटना का पता लगता है तो वो अजमेर जाता है, लेकिन हकीम मल्लू खां वहां से फरार हो जाता है। क्योंकि ये हकीम मल्लू खां का सेनापति था, वो वहां से फरार हो जाता है। फिर क्या होता है? घुड़ले खां कन्याओं को लेकर कोषाणा पहुंचे। वहां सातल देव ने इन्हें रोक लिया। ठीक है, वो उन कन्याओं को अपहरण करके कहाँ लेकर जा रहा था? कोषाणा जा रहा था, और सातल देव ने इनको रोक लिया। अब युद्ध होता है, कोषाणा का युद्ध। ठीक है, किसके बीच में होगा? सातल देव राठौड़ वर्सेस घुड़ले खां। ठीक है, इनके बीच में युद्ध होता है। यहाँ पे ये घायल भी होता है, लेकिन ये जीत जाता है। ठीक है, ये जीत जाता है। और जो ये है घुड़ले खां, इसका सिर काट दिया जाता है। इसका सिर काट दिया जाता है। ठीक है, घुड़ले खां का सिर काट दिया जाता है। और इस सिर को, घुड़ले खां के सिर को सिर काट कर क्या कर दिया जाता है? सिर को कन्याओं को सौंप दिया जाता है। कन्याओं को सौंप दिया जाता है। कन्याओं को सौंप दिया जाता है कि अब आपकी मर्जी है, आपने क्या करना है। अब इसी से रिलेटेड क्या होता है? घुड़ला नृत्य किया जाता है। घुड़ला नृत्य या गीत कह लीजिए या त्योहार कह लीजिए, कब होता है? चैत्र माह में। ठीक है, चैत्र माह में घुड़लाष्टमी बोलते हैं जिसको।
चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी। और ये कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। ठीक है। और जो घुड़ला नृत्य है उसका संरक्षण कौन करता है? घुड़ला नृत्य का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? रूपायन संस्थान के द्वारा। ठीक है, रूपायन संस्थान के द्वारा क्या किया जाता है? इस नृत्य का संरक्षण किया जाता है। क्लियर? इसके बाद अब हम पढ़ेंगे राव गांगा के बारे में। राव गांगा, इसका पुत्र है मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़। और ये जो मालदेव राठौड़ है, ये कौन है? राठौड़ों का प्रथम पितृहंता शासक। इसने अपने पिता को मारा था। पितृहंता शासक, राठौड़ों का प्रथम पितृहंता शासक कौन है? मालदेव राठौड़। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। गांगा ने क्या किया था? खानवा के युद्ध में। ये जो गांगा है ये सांगा के समकालीन शासक था। ठीक है, राणा सांगा के समकालीन था। ठीक है, राणा सांगा कहाँ के थे? मेवाड़ के थे, और ये उनके समकालीन था। तो गांगा ने खानवा के युद्ध में, ठीक है, गांगा ने खानवा के युद्ध में सांगा की पाती पर्वन प्रथा के तहत सैनिक सहायता हेतु मालदेव को भेजा था। ठीक है, मालदेव को भेजा था। अब मालदेव ने क्या किया? अपने पिता की हत्या कर दी थी। अब हम देखते हैं मालदेव राठौड़ के बारे में। ठीक है, राव मालदेव राठौड़। मालदेव राठौड़, इनका शासनकाल था 1531 से 62 तक। फारसी इतिहासकारों ने इन्हें क्या कहा है? फारसी इतिहासकारों ने इसे हशमत वाला राजा कहा है। हशमत वाला राजा कहा है। ठीक है, हशमत वाला राजा। और इसे क्या कहते हैं? भारत का पुरुषार्थी राजकुमार। भारत का पुरुषार्थी राजकुमार। और राठौड़ों का प्रथम पितृहंता भी कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया। और इन्हें कहते हैं 52 युद्धों का विजेता। 52 युद्धों का विजेता भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, 52 युद्धों का विजेता। राज तिलक की इनकी बात करें तो इनका राज तिलक जो है वो 2 बार होता है। 2 बार होगा। ठीक है, पहली बार कहाँ होगा? सोजत पाली के अंदर। और दूसरी बार जो होता है वो होता है मेहरानगढ़ जोधपुर में। ठीक है, मेहरानगढ़ जोधपुर में 2 बार इनका राज तिलक किया जाता है। जब ये शासन करने आते हैं तब इनके पास मात्र 2 परगने होते हैं और 52 युद्धों में जीत हासिल करके इन्होंने
57 से 58 परगने जीते थे। ठीक है, जब ये शासन करने आए तब इनके पास मात्र 2 परगने थे और युद्धों को जीतने के बाद इनके पास 57 या 58 परगने हो गए थे। ठीक है, जैसलमेर विजय भी थी इनकी। जैसलमेर विजय कैसे हुई इसके बारे में हम देखें। जैसलमेर विजय, यहाँ के शासक लूणकरण भाटी को पराजित किया। लूण की पत्नी उमादे से विवाह भी कर लिया। उमादे से विवाह कर लिया। अब विवाह तो इसने कर लिया, लेकिन आगे इसके साथ क्या होगा देखते हैं। उमादे ने अब क्या किया, जब इन्होंने विवाह तो कर लिया उमादे से, लेकिन उमादे ने मालदेव को अपनी किसी दासी के साथ देख लिया, तो ये इनसे रूठ गई और रूठ कर ये चली जाती हैं तारागढ़ दुर्ग में, जो कि कहाँ पर है, अजमेर में। और वही तारागढ़ दुर्ग रूठी रानी का महल कहलाता है और ये कभी भी वापस नहीं आई थी। ठीक है, उमादे मालदेव की गलती को सहन न करते हुए अजयमेरु, या जिसे कहते हैं तारागढ़ दुर्ग, अजमेर में चली जाती है। ये अजयमेरु जो दुर्ग है इसे कहते हैं रूठी रानी का महल। ठीक है, ये ताउम्र यहीं रहती हैं। उसके बाद ये जौहर भी कर लेती हैं, वो भी यहीं करती हैं ये। ठीक है, मालदेव जो है वो ईसरदास बारट को भेजता है कि उसको मना कर लाओ, लेकिन तब भी ये नहीं मानती। ठीक है, मालदेव ईसरदास बारट को तारागढ़ दुर्ग उमादे को मनाने के लिए भेजता है। ये वहां पर जाके और भड़का देता है उसको, जिससे कि रूठी रानी जो है वो कभी भी नहीं मानती। ठीक है, ये जो मालदेव है इसकी जो अन्य रानियां होती हैं ये नहीं चाहती कि उमादे फिर से आए यहाँ पे, तो ये इसको भड़का देती हैं ईसरदास बारट को। और फिर जो ये ईसरदास है वो वहां जाके क्या कहता है, उसको दोहा सुनाता है। ईसरदास जाकर दोहा कहता है। ठीक है, अब ये एक दोहा कहेगा कि मान रखे पीव रखे तजमान, दो वायद न बंधती, एकण खंबू ताण। अब ये और भड़काने वाली लाइंस उसको सुना देता है, जिससे कि वो कभी भी नहीं। ठीक है, ये लाइंस सुन के वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है।
अब आता है आगे पाहेबा और साहेबा का युद्ध। ठीक है, पाहेबा साहेबा का युद्ध। ठीक है, 1541 में होता है। किस किस के बीच में होता है? मालदेव वर्सेस राव जैतसी। ये बीकानेर का है राव जैतसी। ठीक है, मालदेव के जो सेनापति हैं वो कौन है? जैता और कुंपा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? जैतसी की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, कुंपा जो है ये जैतसी की हत्या कर देता है। ये जैतसी की हत्या कर देता है तो मालदेव खुश हो जाता है। तो मालदेव क्या करता है? कुंपा को बीकानेर का शासन सौंप देता है। बीकानेर का शासन सौंप देता है। ठीक है, अब ये युद्ध इसने जीत लिया। ठीक है, अब जो जैतसी के बच्चे हैं, जैतसी के बेटे कल्याणमल और बीरमदेव, ये दोनों कहाँ चले जाते हैं? ये दोनों शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं। ठीक है, शेरशाह ने 1539 में एक युद्ध लड़ा था जिसे कहते हैं चौसा का युद्ध। ठीक है, बिहार में ये लड़ा था उन्होंने हुमायूं से। ठीक है, और ये शेरशाह जीत जाते हैं। फिर उज्जैन में फिर से ये लड़ते हैं बिलग्राम का युद्ध, उसमें भी ये शेरशाह जीत जाता है। हुमायूं जो है वो मारवाड़ आ जाता है और मालदेव से हेल्प मांगता है, तो मालदेव मना कर देता है उसको। ठीक है, हुमायूं मालदेव के पास आ जाता है लेकिन वो मना कर देता है। लेकिन कल्याण सिंह जो है वो शेरशाह को बता देता है कि हुमायूं व मालदेव मिल गए हैं। यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं ये और बता देते हैं कि ये दोनों मिल गए हैं। ठीक है, अब फिर इन दोनों के बीच में होता है मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध। ठीक है, लिख लेते हैं हम। शेरशाह व हुमायूं के बीच दो युद्ध होते हैं। ठीक है, दो युद्ध होते हैं। कौन सा? चौसा का युद्ध बिहार में और दूसरा होता है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध ये होता है उज्जैन में। दोनों युद्ध कौन जीतता है? दोनों युद्ध में जीत किसकी होती है? शेरशाह की। अब शेरशाह जीत जाता है तो हुमायूं जो है, हुमायूं मालदेव से मदद मांगने आता है। लेकिन मालदेव मना कर देता है। लेकिन क्या होता है, ये जो कल्याण सिंह है जो शेरशाह की शरण में गए थे, ये बता देते हैं शेरशाह को कि मालदेव और हुमायूं तो हैं वो मिल गए हैं। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। अब होता है जैतारण का युद्ध।
जैतारण या गिरि सुमेल का युद्ध। जैतारण या गिरि सुमेल का युद्ध कब होता है? 5 जनवरी 1544 में। किसके बीच में? मालदेव वर्सेस शेरशाह सूरी। अब देखो क्या होता है। अब मालदेव है, इसकी तरफ से कौन है? जैता और कुंपा। ठीक है। अब ये जो है ये फिर से कूटनीति अपनाता है। ये कूटनीतियां बहुत अपनाते थे ये मुगल वाले। ये क्या करता है? ये एक फरमान लिखता है जिसमें क्या लिखता है कि मैं 10,000 रुपए की राशि रखवा रहा हूं, तुम यहां से फरार हो जाओ। ये कूटनीति क्या थी? इनको ये लेटर इनको बाद में मिलता है, इनको नहीं मिलता ये लेटर जो ये लिखवा के जाता है फरमान। ये मिल जाता है मालदेव को। मालदेव को बहुत ही धक्का लगता है कि ये जो 10,000 रुपए के लिए ये मुझे छोड़कर जा रहे हैं। तो मालदेव जो है वो चला जाता है युद्ध के पहले ही, युद्ध के एक दिन पहले सिवाना दुर्ग में चला जाता है। इसको ये लगता है कि मेरे सेनापति हैं जो उसकी तरफ हो रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा यहाँ रहकर। वो चला जाता है। अब जब इनको पता लगता है जैता कुंपा को कि मालदेव इसलिए चले गए हैं कि क्योंकि इन्होंने ये कूटनीति अपनाई है, तो ये और भी ज्यादा ईमानदारी से युद्ध लड़ते हैं। और क्या होता है? शेरशाह की टीम जीत जाती है। शेरशाह जीत जाता है। ये दोनों जो हैं वो खूब अच्छे से युद्ध लड़ते हैं, लेकिन शेरशाह जो है जीत जाता है। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह कहता है कि मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं अपनी बादशाहत खो देता। ठीक है। मालदेव के पुत्र हैं, देखिए मालदेव के पुत्र एक तो है राम सिंह। ठीक है। इसके पास पाली की जागीर थी। ठीक है। दूसरा है उदय सिंह, इसके पास फलौदी की जागीर थी। और तीसरा था चंद्रसेन, इसे उत्तराधिकारी चुना जाता है। ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। चंद्रसेन को ये अपना उत्तराधिकारी चुन लेता है। ठीक है। अब मालदेव के द्वारा जो निर्माण करवाए गए हैं वो देखते हैं। मालदेव द्वारा निर्माण, उसके बाद हम चंद्रसेन को देखेंगे। मालदेव के द्वारा जो निर्माण करवाए गए हैं, पहला क्या करवाया उन्होंने? मेहरानगढ़ दुर्ग के परकोटे का निर्माण। मेहरानगढ़ दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया। ठीक है। और क्या करवाया? चोखेलाव महल।
ये कहाँ है? ये भी मेहरानगढ़ में है। ठीक है। और ठीक है, ये जो चोखीलाल महल है ये सोने की सुंदरकारी के लिए प्रसिद्ध है। सोने की सुंदरकारी के लिए प्रसिद्ध। ठीक है। और इसमें क्या है? राम रावण का चित्र है। और इसमें क्या मिलता है? चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। और क्या करवाया इन्होंने? सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया। सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है। रिया का किला नागौर में बनवाया। रिया का किला नागौर में बनवाया। और पोखरण के किले का निर्माण भी करवाया। पोखरण के किले का निर्माण करवाया। मालकोट दुर्ग, मालकोट दुर्ग मेड़ता में निर्माण करवाया। क्लियर? तो ये थी मालदेव राठौड़ के बारे में इम्पोर्टेंट बातें। अब हम जो नेक्स्ट हमारा आएगा शासक, वो आएगा इनका पुत्र राव चंद्रसेन। इसको हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।